इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्री टर्म जो बेबी है उसका केयर, ठीक है। प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म नियोनेट्स की केयर हम इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम नॉर्मल जो नियोनेट है उसका क्या, टर्म जो नियोनेट है उसका कैसे केयर करना है वो देखेंगे, ठीक है। अब प्री टर्म डिलीवरी इज दैट जो कि क्या है 37 वीक से पहले हो जाए, ठीक है। और जो है 11% जितने भी टोटल बर्थ होते हैं उसमें से जितने भी टोटल बर्थ होते हैं उसमें से 11% जो है वो प्री टर्म ही होता है, ठीक है। प्री टर्म जो है 37 वीक से पहले हो जाना। एंड इसके अलावा मल्टीपल फैक्टर्स हैव बीन लिंक टू द रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ, जैसे कि अगर यंग है, ठीक है, 20 साल से कम है एज या 35 से ज्यादा है मैटरनल एज, ठीक है। लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, लैक ऑफ प्री नेटल केयर है, मल्टीपल जेस्टेशन है, ठीक है। यूज ऑफ, केवल इतना ही ध्यान रखेंगे। इन सब फैक्टर्स के कारण क्या है कि इंक्रीज रिस्क, मतलब इंक्रीज चांसेस ऑफ प्री टर्म बेबी हो गया है, ठीक है। अब इसमें जो है देखो, अगर प्री टर्म है इन्फेंट, कोई नियोनेट प्री टर्म है, तो उसमें क्या हमें प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो रिस्क क्या है कि एक तो पेरीनेटल एस्फेक्सिया हो सकता है, ठीक है, बर्थ के टाइम पे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। एस्फेक्सिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं है, कैल्शियम की कमी हो गई, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, और हाइपर बिलीरूबिन ईमिया, ठीक है, यानी कि जॉन्डिस हो गया उसको। इसके अलावा जो है पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस है, इंट्राक्रेनियल हैमरेजेस, इस तरीके की मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अगर वो प्री टर्म बेबी होता है तो उसमें ये सारी चीजें होने के बहुत हाई रिस्क रहते हैं। अब जो मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज बोले चाहे प्री टर्म बेबी बोले, इसी तरीके से सेम ही दोनों की हमने केयर करनी होती है, ठीक है। तो इसमें जो है एक स्पेशल रेससिटेशन टीम होनी चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर और मिनिमल हैंडलिंग होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है पॉजिटिव एयरवे प्रेशर भी हमको यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, इंट्यूबेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। अब हम ठीक है, तो इसमें जैसे क्या है कि जितने भी टोटल बर्थ होते हैं उसमें से 11% जो है प्री टर्म होता है, ठीक है। तो अ, जो प्री टर्म्स होते हैं और जो लो बर्थ वेट होते हैं, ठीक है, दोनों का केयर सेम ही चलेगी। तो हमें दोनों के लिए सेम ध्यान रखना है कि जो भी मोस्ट बेबीज, जो भी बेबी बर्न होते हैं ज्यादातर जो है 1800 ग्राम से ऊपर के होते हैं करीबन, ठीक है। और जो 34 वीक से पहले हो गए हैं, ठीक है, और इसको छोड़ो, 34 वीक से पहले ये ध्यान रखो कि जो प्री टर्म्स होते हैं ना, जो मतलब चौथे हफ्ते से पहले हो जाते हैं, वैसे तो प्री टर्म क्या है 37 वीक से पहले, और जो चौथे हफ्ते से भी पहले हो जा रहे हैं वो भी प्री टर्म में ही ऑब्वियसली। तो उसमें से जो है जितने भी ओवरऑल पॉपुलेशन में जितने भी बर्थ होते हैं उसमें से जितने भी लो बर्थ वेट है, 90% केसेस होते हैं प्री मेच्योर डिलीवरी के ही, ठीक है। तो प्री, इसका मतलब हमें ये समझना है कि जो प्री मेच्योर नियोनेट है वही लो बर्थ वेट नियोनेट भी है, ठीक है। तो चाहे आप प्री मेच्योर बोलो चाहे लो बर्थ वेट बोलो, दोनों का मतलब सेम चलेगा और दोनों की जो केयर होगी वो भी दोनों की केयर सेम चलेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमको स्पेशल रेससिटेशन टीम है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, मिनिमल हैंडलिंग एंड इंट्यूबेशन एंड पॉजिटिव एयरवे प्रेशर यानी कि अम्बू बैग का प्रयोग यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पेशल केयर यूनिट में इन बेबीज को रखा जाता है, ठीक है। तो किसको, कौन से बच्चों को जो है स्पेशल केयर यूनिट में रखेंगे, जिनका वजन जो है 1800 ग्राम से कम है, 34 हफ्ते से पहले पैदा हो गए हैं और अनेबल टू फीड फ्रॉम द ब्रेस्ट और जो सिक है, ठीक है, इन सबको। और इनमें क्या करना होता है, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, ठीक है, इनको बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं लगने देना होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एसेप्सिस यहाँ पे मेंटेन करना होता है, ठीक है। इट शुड बी फॉलोड
टू प्रिवेंट द अक्रेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि ये लो बर्थ वेट है, ये प्री मेच्योर है, न्यूनेट है, तो इसमें जो है इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलेगा, तो हमें स्पेशल ध्यान रखना है। इसके अलावा द चाइल्ड शुड बी केप्ट इन द रूम हैविंग सन एंड वार्म क्लोथ्स विच आर ड्यूली वॉश्ड एंड सन ड्राइड। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन है उसके चांसेस इस पॉइंट से कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है हैंड मस्ट बी वॉश्ड विद द सोप एंड वाटर बिफोर टचिंग द बेबी। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्फेंट्स की जो हैंडलिंग है वो ज्यादा किसी भी विजिटर के हाथ में जो है नहीं देना है उसको। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, हमारा मेन गोल है ये सारी स्टेप्स को फॉलो करके कि स्ट्रिक्ट एसेप्सिस हम स्पेशली न्यूनेट एंड लो बर्थ वेट में जो है मेंटेन करें। देन नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे मतलब स्पेशली नियोनेट्स के लिए, दैट इज थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, इसमें कंगारू मदर केयर का यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, सून आफ्टर द डिलीवरी इसमें क्या करना है कि अनक्लोथ बेबी को with hands and feet covered should be placed in between the breast of the mother। इससे क्या होगा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा, दिस इज कॉल्ड कंगारू मदर केयर। और इसी से क्या है, बॉडी टेम्परेचर हाइपोथर्मिया भी हमें मेंटेन रखेंगे। ठीक है, माने कि इसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, हाइपोथर्मिया होने से बचाएंगे। इट इज प्रेफरेबली टू कवर द बेबी विद एटलीस्ट 3 to 4 लेयर ऑफ क्लोथ सॉक्स मिटन्स। ठीक है, मतलब उसको काफी हैवी वुलन क्लोथ्स हमने रखने हैं। इसके अलावा जो है हॉस्पिटलाइजेशन, इन हॉस्पिटलाइजिंग बेबी क्या करना है, प्लेस अंडर अ, अगर हॉस्पिटलाइज्ड है वो, ये तो बात हो गई कि अभी घर पे है। ठीक है, या फिर जस्ट आफ्टर डिलीवरी ये हमें करना है। ठीक है, अब मान लीजिए कि वो बहुत सीवियरली सिक है, ये चीज हम तब करेंगे कि जब उसको एनआईसीयू की जरूरत ना पड़े। अगर वो सीवियरली सिक है तो हम क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल में इजीली उसको जो है रेडिएंट वार्मर के नीचे रख देंगे और इससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसके अलावा जो है स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट इन्फेंट्स आर केप्ट अंडर ओवरहेड रेडिएंट वार्मर, ये भी वही बात बताई हुई है। इसके अलावा जो है हमें एवरी 6 to 8 hours पर डे जो है यहाँ पे हमें क्या है, रेगुलरली एक्सिलरी टेम्परेचर। ठीक है, एक्सिला ये जो है ये एरिया क्या है, एक्सिला है ना इसका, अंडर द आर्म्स। ठीक है, एक्सिला, तो एक्सिला में हमने क्या करना है, बॉडी टेम्परेचर एवरी 6 to 8 hours हमें बॉडी टेम्परेचर चेक करते रहना है। ये सारी चीजों से हमें क्या है कि उसको थर्मल रेगुलेशन स्पेशली ध्यान रखना है इन प्री टर्म्स एंड लेस बर्थ वेट वाले में। ठीक है, इसके अलावा फ्लूइड और न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है। तो क्या होता है कि इसमें जो है सकिंग एंड स्वेलोइंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सकिंग रिफ्लेक्स होता है एंड स्वेलोइंग है जो ये 32 से 34 हफ्ते में ही डेवलप हो पाता है। ठीक है, तो अगर इससे भी पहले का कोई प्रीटर्म है तो वो क्या है, उसमें ये चीज डेवलप ही नहीं हुई है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन द जेस्टेशनल मेच्योरिटी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द जेस्टेशनल मेच्योरिटी वाइगर ऑफ द चाइल्ड, इसमें हमें जो है फीडिंग की टेक्निक्स अलग अलग देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो है 1 मिनट वेट करिए।
They are prone to develop abdominal distension due to small capacity of stomach and sluggish motility of the gut because of anatomical mature. देखो क्योंकि इनमें जो है ये जो प्रीटर्म बेबीज होते हैं इनमें एनाटमिकल इमेच्योरिटी है उनके गट में भी, तो आप ध्यान रखना कि ये जो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए ज्यादा प्रोन रहते हैं। इसके अलावा और क्या होता है इनमें, they are liable to regurgitate and aspirate the feed because of lax cardioesophageal sphincter and a poor cuffing reflex। क्योंकि ये प्रीमेच्योर बेबी है तो इनमें क्या है, बस इतना ध्यान रखो प्रीमेच्योर होने के कारण इनमें चांसेस ये हैं, जैसे ये इसोफेगस हो गया, ठीक है, ये स्टमक हो गया और ये नीचे इस तरीके से इंटेस्टाइन, तो क्या है यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, जैसे ही फूड अंदर आ जाता है ये चीज बंद हो जाती है। एक स्फिंक्टर यहाँ पे जैसे ही आगे इंटेस्टाइन में चला जाएगा ये चीज बंद हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये प्रीमेच्योर है तो इनके स्फिंक्टर्स भी डेवलप नहीं है, तो ये वाला स्फिंक्टर भी प्रॉपरली डेवलप नहीं है, जिसके कारण क्या है रीगर्जिटेशन, जो खा लिया वो चीज बाहर निकल के और एस्पायरेट कर जाता है। कई बार जो है इसका टेंडेंसी रहती है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुस जाए जाके, ठीक है। तो ये चीज है कि ये बच्चे जो है रीगर्जिटेट एंड एस्पायरेट करने के चांसेस इन बच्चों में हाई रहते हैं, ठीक है। देन दे आर वनरेबल टू डेवलप, ऐसा कुछ खास नहीं ये करना है, एनकरेज। ये वाला पॉइंट ध्यान रखें कि जो है हमें जैसे ही पैदा हुआ है तुरंत जो है ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है विद इन हाफ आवर ऑफ डिलीवरी। उसके अलावा जो है हर 3 से 4 घंटे में लगातार ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को कराते रहिए अगर वो ब्रेस्ट फीड कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा फिर तो आपने जो है उसको ड्रिप पे ही रखना है बच्चे को। अगर वो ब्रेस्ट फीड कर पा रहा है फिर तो ठीक है। एंड फॉर दोज इन्फेंट जो कि क्या है 2 वीक टू सक, ठीक है, बहुत वीक है टू सक द मिल्क एंड शुड बी गिवन एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क विद लॉन्ग, एंड इनको क्या करना होता है ब्रेस्ट मिल्क निकाल के मदर का फिर चम्मच से इनको बेसिकली खिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। देन नरिशमेंट इन सिक लो बर्थ वेट न्यूनेट्स, ठीक है, इसमें क्या है हमने जो सिक है लो बर्थ वेट न्यूनेट्स है इसमें आपने पेरेंट्रल माने कि ड्रिप के थ्रू इनको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। 5% डेक्सट्रोज दिया जाएगा, 10% 5% डेक्सट्रोज देंगे जो बच्चे 12.5 ग्राम से कम है, 10% डेक्सट्रोज देंगे जो 12.5 ग्राम से ज्यादा है। इतना करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना पेरेंट्रल फीडिंग हमको करानी पड़ती है जो जो कि सिक लो बर्थ वेट न्यूनेट्स होते हैं जिसमें कि डेक्सट्रोज दिया जाता है, बस 5% या 10% डेक्सट्रोज दिया जाता है। इसके अलावा कई बार जो है गैस्ट्रिक फीडिंग विद नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब भी हमको देनी पड़ती है, ठीक है। नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब दिखा देती हूँ कि जब बच्चा सक नहीं कर पा रहा है तो आपने क्या ब्रेस्ट मिल्क को निकाल के नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब से देना होता है बच्चे में, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। इस तरीके का फीडिंग ट्यूब होता है, ठीक है, जो बच्चे के गले में लगाया जाता है, इससे जो है फीड कराते हैं बच्चे को, ठीक है। ये जो है इसको ये देखो इस तरीके से फीडिंग ट्यूब होता है, नाक के थ्रू इसमें खाना भरा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा फीडिंग ट्यूब है बच्चे को दिया जाता है जो कि खाना नहीं खा पा रहा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया फीडिंग ट्यूब के थ्रू बच्चे को खाना खिलाना। तो ये पॉइंट्स बस ध्यान रखेंगे। देन और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी फिर विटामिन एंड मिनरल्स भी इन बच्चों को देने पड़ते हैं, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स में जो है हमने विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फेट, आयरन, ये सब चीजें हमें देनी पड़ती हैं। इतना ही ध्यान रखेंगे, कितना कितना देना है वो नहीं करना है यार, ठीक है। देन एडिक्वेसी ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो जो क्या होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो पैदा होते ही वो थोड़ा थोड़ा अपना वेट लॉस करता है, फिर आफ्टर 10 फिर कुछ दिनों के बाद 8-10 दिन के बाद वो धीरे धीरे वेट गेन चालू करता है, ठीक है। तो एडिक्वेसी क्या होता है, साइन ऑफ ऑप्टिमल फीडिंग इज वेट पैटर्न ऑफ द बेबी। अ प्रीटर्म बेबी लूजेज अप टू 1 to 2% ऑफ वेट एवरी डे, ठीक है, 10% वेट लॉस हो जाता है बच्चे का फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में, ठीक है, धीरे धीरे वो ग्रो करेगा इसी तरीके से। और फिर क्या होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है 10 से 14 दिन के अंदर फिर नॉर्मल होने लगता है वो बेबी, ठीक है। ये वैसे इतना कुछ खास काम का नहीं है, इसको हटा दो, ये मत करो, ठीक है। हाँ, इम्यूनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखो जो हमने प्रीटर्म वाला बेबी है उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है कि एक तो उसको स्पेशल केयर यूनिट में रखना है, ठीक है, स्ट्रिक्ट एसेप्सिस का मेंटेन रखेंगे, थर्मो रेगुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन की बात की है, नरिशमेंट की बात की है, ठीक है, और विटामिन मिनरल्स देने हैं बच्चे को। देन इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो जो नॉर्मल बच्चों को इम्यूनाइजेशन होगा
वो इनमें भी चलेगा, ठीक है। ऑल द वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड एज पर द शेड्यूल, ठीक है। हमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी पढ़ना है, पीडियाट्रिक्स में इंपॉर्टेंट होता है वो टॉपिक भी, ठीक है। इसमें हमें देना पड़ता है, तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है हेपेटाइटिस बी, बीसीजी एंड ओपीवी का डोज, ठीक है, ये सब हमें देना पड़ेगा, बट आर गिवन सेफली एंड इफेक्टिवली टू द लो बर्थ वेट बेबी, प्रीटर्म बेबी, ठीक है। जब वो एक बार स्टेबलाइज हो जाए तो इनको भी सारा नॉर्मल हमने देना है। और इसके अलावा हाँ, इन बच्चे को, जो ये प्रीटर्म बेबीज होते हैं ना, इनमें फॉलो अप प्रोटोकॉल एक हमें स्पेशल ध्यान रखना होता है कि डिस्चार्ज के बाद भी जो है बच्चे को रेगुलरली फॉलो अप और स्क्रीनिंग करवाने के लिए कहना है कि उसका फीडिंग एंड न्यूट्रिशन है, एनीमिया, ऑस्ट्रोपीनिया, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड न्यूरो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, इम्यूनाइजेशन है, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, विजन, स्ट्रेबिस्मस होता है, स्क्विंट, ठीक है, आंखें टेढ़ी हो जाना, एक आंख इधर देख रही है, एक आंख इधर देख रही है, ठीक है, तो ये होता है स्क्विंट, स्ट्रेबिस्मस। हेयरिंग हो गई, ठीक है। हमें लगातार मतलब इन बच्चों को मॉनिटरिंग पे रखना पड़ेगा, तो ये तो प्री टर्म का हो गया। ये पोस्ट टर्म जो मतलब अपने जितने टाइम में पैदा होने चाहिए तो उससे बाद में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो ये कब पैदा हुए हैं, 42 वीक्स के बाद पैदा हुए हैं, तो दीज बेबीज आर कॉल्ड पोस्ट टर्म बेबीज, ठीक है। और ये जो है ह्यूमन प्लेसेंटा जो है नॉर्मली 42 वीक्स तक बच्चों को नरिशमेंट दे सकता है, ठीक है, इजीली जो है 42 वीक्स तक ह्यूमन प्लेसेंटा बच्चों का पोषण देता है, लेकिन उसके बाद जो है वो डिस्फंक्शनल हो जाता है, माने उससे ज्यादा वो बच्चे को और पोषण नहीं दे पाता, ठीक है। और इसके अलावा जो है वर्निक्स कैसियोसा एंड क्वांटिटी ऑफ द लिकर, ठीक है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड जो है बिगिंस टू डिक्रीज अराउंड 36 वीक्स एंड ऑलमोस्ट डिसअपियर बाय द 41 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन, ठीक है। जितना हमें वर्निक्स कैसियोसा बच्चे पे लगा हुआ दिखता है ना, जब वो पेट के अंदर होता है उससे ज्यादा उस पर लगा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे मतलब ये मदर नेचर का रूल है कि जैसे जैसे क्या है, मतलब डिलीवरी की डेट पास आती है, ठीक है, मतलब अब पता चल रहा है कि बच्चा बाहर निकलना है, तो क्या उसे वर्नेक्स कैसियोसा की जरूरत नहीं है, तो वो चीज एब्जॉर्ब होने लगती है खुद से ही, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है डिस्ट्रक्शन हो जाता है 36 टू 41 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में। अब ये बच्चा कब पैदा हुआ है, 42 वीक्स के बाद पैदा हुआ है ना, तो उसमें तो वर्नेक्स कैसियोसा भी नहीं रहेगा, तो उसका हाइपोथर्मिया भी होने के चांसेस है, टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो पोस्ट मेच्योरिटी इज मोस्ट कॉमन जो है इम्पॉर्टेंट कॉज है प्लेसेंटल डिसफंक्शन का। इसमें जो है प्लेसेंटल डिसफंक्शन के कारण हमें बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, बस इतना केवल ध्यान रखो। हाँ, अब देखो इसमें क्लिनिकल फीचर्स इन बच्चों की बात करते हैं कि क्या दिक्कतें आती हैं इनमें जो अपने समय के बाद पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है इंक्रीज रिस्क, इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चे का फीटल हाइपोक्सिया होने का, बच्चे का एस्पेक्सिया होने का चांस बढ़ जाता है। मैंने जैसे बताया कि म्यूकोनियम बच्चा खा लेगा, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वो लंग्स में तक पहुंच जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। और क्या है, वर्निक्स केसियोसा हट जाएगा, तो जिसके कारण क्या है, मैसिरेशन एंड डीस्क्वेमेशन ऑफ अनप्रोटेक्टेड स्किन, यानी कि जो बच्चे की स्किन है वो उसमें पूरी झुर्रियां, रिंकल्स पड़ जाएगा, ड्राई हो जाएगी स्किन और फट जाएगी बच्चे की स्किन, ठीक है, क्योंकि वर्निक्स कैसियोसा एक कवरिंग बना रहा था बच्चे की स्किन पे। इसके अलावा जो है फॉर्मेशन ऑफ डीप सोल क्रीजेस, और साथ ही साथ जो है इन्फेंट्स लॉन्ग, थिन एंड कमजोर दिखेंगे, येलो कलर के हो जाएंगे बच्चे, उनका अम्बिलाइकल कॉर्ड, नेल्स, सभी जगह जो है म्यूकोनियम भरा पड़ा रहेगा, ठीक है। और बच्चों के कई बार जो है लॉन्ग नेल्स रहते हैं, जो ये पोस्टम बेबीज होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है स्कल बोन इनका बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। और कॉमन प्रॉब्लम्स इन बच्चों में ये होगी कि कुछ ना कुछ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन दिख जाएगा, म्यूकोनियम ये खा लेते हैं, एस्पायरेट कर लेते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया कई बार इन बच्चों में हो जाता है, इंक्रीज्ड आरबीसी फॉर्मेशन इन बच्चों में कई बार हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसका जो मैनेजमेंट है इन बच्चों का क्या करना होता है कि देखो इनमें एक प्रॉब्लम तो ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन बच्चों में ये रहती है कि ये म्यूकोनियम खा सकते हैं, ठीक है, दैट्स इट।
उसी का सबसे हमने मेन ध्यान रखना है। बाकी चीजें तो मैनेज हो जाती हैं और कुछ इन बच्चों में दिक्कत नहीं है। प्री मैच्योर को तो हर चीज से बचा के रखो, ठीक है। उसको न्यूट्रिशन भी दो, उसको हमने क्या है, उसको सेप्सिस मतलब एसेप्टिक कंडीशन में भी मेंटेन रखना है, थर्मो रेगुलेशन भी करना है, सब कुछ करना है। लेकिन यहाँ पे जो मेन परेशानी है वो केवल वर्निक्स कैसियोसा, एक तो म्यूकोनियम की, एक वर्निक्स कैसियोसा की है। तो यही दो मेन चीजें हमने ध्यान रखनी है। तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी है प्लेसेंटल फंक्शनिंग की। जब भी जो है 41 वीक, मान लीजिए 41 वीक तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर जो है आप स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करें प्लेसेंटा की, प्रॉपरली बच्चे को न्यूट्रिशन दे रहा है नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है तो जल्दी से जो है आपने सी सेक्शन करके बच्चा बाहर निकालना है, ठीक है। इसके अलावा जो है वॉच एनी साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, की बच्चे को किसी तरीके का वहां पे डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा, डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा, उसको सांस लेने में ऑक्सीजन सप्लाई तो नहीं रुक गई बच्चे की, ठीक है। इसके अलावा जो है म्यूकोनियम हमें प्रॉपरली सक करके बच्चे का बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा यूट्रस में ही म्यूकोनियम पास कर देगा और वो चीज एनगल्फ भी कर लेता है, वो हमें निकालना पड़ेगा। इसके अलावा अर्ली फीडिंग एंड स्क्रीनिंग फ्रॉम द ब्लड ग्लूकोज भी हमें देखना पड़ेगा, हाइपोग्लाइसीमिया इन बच्चों को हो जाता है। और साथ ही साथ जो है एप्लीकेशन ऑफ ऑयल, मॉइस्चराइजिंग लोशन टू प्रिवेंट ड्राइनेस एंड डिस्कलमेशन ऑफ स्किन, क्योंकि ये बच्चे जो है लेट पैदा हुए हैं, वर्निक्स कैसियोसा बच्चा नहीं, तो स्किन जो है ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखनी है बातें। इसके अलावा ठीक है, तो हमने ना इसमें आयुर्वेद में कुछ नहीं करना होता, सामान्य पूर्वज शिशु लिखा हुआ है ना कि समय से पूर्व, तो ये इसका कुछ नहीं है आयुर्वेद में, ठीक है। तो प्री टर्म का हम देख चुके हैं, फुल टर्म का देख लिया है, एंड पोस्ट टर्म का कि समय पश्चात शिशु जो है, ठीक है, यानी पोस्ट टर्म न्यूनेट, इसका भी आयुर्वेद में कुछ नहीं है मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमने मॉडर्न का भी देख लिया है, तो यहाँ तक हम फिनिश कर चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे नाभिनाल छेदन, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने पे क्या क्या उसको दिक्कतें हो जाती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो, और रक्षोघ्न कर्म हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। नाभिनाल कर्तनजन्य व्याधियां, माने कि असम्यक रूप से जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाए, या अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने पे क्या क्या हमको कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये है ना नाभिनाल असम्यक कर्तनजन्य व्याधियां, इसका ना शॉर्ट नोट आ जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट नोट आ जाता है, 5 नंबर में आता है इसका क्वेश्चन। तो क्या होता है, कल्पनजन्य नहीं होता है ये, कर्तनजन्य, काटने पे दिक्कत, ठीक है। तो अगर हम असमयक रूप से नाभि का कर्तन करेंगे, काटेंगे असमयक रूप से, तो क्या होगा, 4 मेन उपद्रव हमको आचार्य चरक ने बताए कि 4 उपद्रव होंगे, ठीक है, ये नाम याद कर लेना। उत्तुंडिता, यानी कि इसमें जो है मांसपेशियों में आयाम व्यायाम से उत्पन्न, ठीक है। इसमें उत्तंडिता एक तो होगा, एक सेकेंड, इसमें उत्तंडिता को ये जो है नाभि का फूल जाना, नाभि में स्वेलिंग, इससे ही रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना, उत्तंडिता माने कि आचार्य चरक ने बोला है कि नाभि में जो है सूजन हो जाएगी अगर प्रॉपरली नहीं कट करेंगे। पिंडलिका नाम का एक दिक्कत हो सकती है, यानी परिमंडल युक्त गोलाई में उसके जो है कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन, रेडनेस इस तरीके से बन जाएगा। विनामिका यानी किनारों पर शोथ हो जाएगा, मध्य में निम्न, चारों तरफ कॉर्नर्स में जो है उठा उठा स्वेलिंग होगा, ठीक है, कॉर्नर्स में उठा उठा स्वेलिंग होगा, बीच में गड्ढा जैसे रह जाएगा, इस तरीके का विनामिका। और जो विजम्बरिका है वहां पे क्या है, बार बार वो बढ़ेगा, कम हो जाएगा साइज, बट इन्फ्लेमेशन होता रहेगा, ठीक होता रहेगा, मतलब रिकरेंट इन्फ्लेमेशन इज विजम्बरिका, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अंदर का नहीं भी ध्यान रखोगे, ये नाम बस याद कर लेना, ठीक है। अभी जो आसानी से याद हो जाए वो, वैसे अभी चरक और सॉरी सुश्रुत और वाग्भट वाले थोड़े इजी हैं ऐसे याद करना, बट इसका नाम याद कर लेना, ठीक है। उत्तंडिता है, पिंडलिका है, और विनामिका है, एंड विजम्बरिका है, ठीक है। तो आचार्य चरक ने बोला है कि अगर अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रॉपरली कट नहीं करेंगे तो ये 4 तरीके के कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाएंगे। ट्रीटमेंट इसमें क्या करना है कि रोग की गुरुता लघुता का विचार करके अविदा ही
वात पित्त शामक, अभ्यंग उत्सादन करना है, परिषेक करें, ठीक है, दवाई के छींटे मारें या फिर सर्पी पानी, इसकी चिकित्सा बताइए, ठीक है। और इन्होंने कुछ नहीं बताया। बाकी अब हम बाकी आचार्यों के हिसाब से देखते हैं। तो देखो, इन्होंने एक तो आचार्य चरक ने ना नाभि पाक का भी वर्णन किया है। तो इन्होंने कहा नाभि पाक में ट्रीटमेंट बताया है, इसको रहन दो, यही बस केवल ध्यान रखना चरक के हिसाब से। अब सुश्रुत के हिसाब से देखते हैं कि सुश्रुत ने क्या बोला है कि 2 प्रकार के असमयक नाभि कर्तनजन्य उपद्रव जो है उत्पन्न होते हैं, एक विनाम एक विजंबरिका, इस तरीके से इन्होंने बताया है। और इन्होंने क्या बोला है, इसका ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हैं, अगेन वात पित्त शामक चिकित्सा इसका ट्रीटमेंट है। और भी चूर्ण आदि बताएं, वो करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और ये सारा अब फिर एक होता है उन्नत नाभि, ठीक है। उन्नत नाभि में क्या होता है, नाभि नाल के गिरने के बाद भी यदि नाभि उन्नत रह जाए, ठीक है, तो अज्वस्था की राख का अवचूर्ण कर उससे लेखन करने का निर्देश दिया है, ठीक है। तो उन्नत नाभि का क्या मतलब है कि अम्बिलिकल कॉर्ड गिर गया है, उसके बाद भी अम्बिलिकस जो है उभरा उभरा ही है, तो उसमें हमने आ, अजाविष्ठा की राख का अवचूर्ण यूज करना है। इतना नहीं भी याद रखोगे तो उन्नत नाभि ही करके भी एक रोग का वर्णन आचार्य वाग्भट ने किया है, ये बस लिखाना आप, ठीक है। उन्नत नाभि लिखाना, उसका मतलब लिखाना, ट्रीटमेंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। और फिर अउन्नत नाभि यानी कि नाभि नाल गिरने के बाद उत्पन्न व्रण का रोपण नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जब नाभि गिर जाएगी, मतलब वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो गिर जाएगा, तो क्या है, उसको हील हो जाना चाहिए, लेकिन वो अब भी हील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके ट्रीटमेंट में हमने फिर कुछ रोपक औषधियां हैं जो वुंड हीलिंग का काम करेंगी, उनका प्रयोग करें। इसके अलावा नाभि तुंडी का क्या मतलब है कि वात के कारण जो फूली हुई और पेनफुल नाभि है, उसको नाभि तुंडी की संज्ञा दी गई है। और इसी प्रकार से नाभि शोथ होता है, स्वेलिंग हो गई नाभि में, ठीक है। चिकित्सा फिर नाभि पाक एक होता है, ठीक है। इतना सब जो है नाभि के बारे में बताया हुआ है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का कि नाभि नाल कर्तनजन्य व्याधियां, कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे तो उससे उत्पन्न उपद्रव में क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट बता दो। तो आप आचार्य लिखिएगा कि आचार्य चरक ने 4 कॉम्प्लिकेशन बताए हैं, उत्तंडिता, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका, ठीक है। ये 4 के नाम लिखना। फिर चिकित्सा में लिख दीजिएगा गुरु लघु व्याधि का विचार करके हमने वहां पे अविदाही, वात पित्त शामक और अभ्यंग उत्सादन, ठीक है, परिषेक, सर्पीपान, इस तरीके की चिकित्सा का प्रयोग करना है। फिर आप लिखिएगा कि आचार्य वाग्भट ने हम यहाँ पे किसका वर्णन किया है, उन्होंने उन्नत नाभि, अउन्नत नाभि, नाभि तुंडी, ठीक है, इनका वर्णन किया है। साथ ही साथ नाभि शोथ का भी वर्णन किया है। इनके बारे में एक एक लाइनें लिख दीजिएगा, बस इतना काफी है, ठीक है। इसके अलावा आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। और इसमें फिर चिकित्सा में हर आचार्य ने यही मेनली बोला है कि आप देख लेंगे कोई भी चिकित्सा, तो इसमें वात पित्तज्ञ चिकित्सा का मेन ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें यही है, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है। Navinal छेदन and complication of cutting improper umbilical cord and its treatment.